खाना लगेगा कभी मुझे छोड़ देगा, उसको खूब सारा प्यार दिखाना। फीलिंग है कि जब मैं ये अपना काम कर ही ले रही हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर ले रही हूँ, तो मुझे एक हस्बैंड की जरूरत क्यों है। ये सोच के रहना चाहिए कि मेरी शादी आज ही हुई है और उसी स्पार्क के साथ रहना चाहिए। जब भी वो स्पार्क कम होगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, डिवोर्स, ये सब चीजें शुरू हो जाएंगी और होने के बाद ये पुरुष को अगर ऐश्वर्या राय मिल गई तो अब क्यों आकर्षित होता है दूसरी तरफ। नमस्कार, मैं विभूति नारायण सिंह मत अभिमत के इस विशेष कार्यक्रम अलौकिक अध्यात्म पर आपका स्वागत करते हैं, जहां हम समाज के सामूहिक चेतना और सूक्ष्म भावनाओं के स्तर पर चिंतन करते हैं। आपसे कई विषयों पर, सामाजिक गंभीर विषयों पर बातें होती रही हैं। हमारा उद्देश्य है कि अपने चिंतन के माध्यम से, एक्सपर्ट के माध्यम से समाज की इन बुराइयों को, कुरीतियों को, जो उसके अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाएं और अपने साथ साथ सामाजिक स्तर में लोगों के बदलाव लाएं। तो चलिए, मैं स्वागत करता हूं। हमारे बीच में है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आकृति पांडे जी, जो गोरखपुर में और मोतिहारी में इनका क्लिनिक है और ये इसका प्रैक्टिस करती है। और कई विषय पर आपने पिछले पॉडकास्ट में देखा होगा कि काफी गंभीर विषयों पर, बच्चों का पेरेंटिंग का मामला हो, उनकी बीमारियों का मामला हो, उनके मानसिक स्वास्थ्य की बातें हो, इन सब पर इनका एक्सपर्टीज है और बड़े स्तर पे काम कर रही हैं। और सृजन मेंटल हेल्थ सेंटर इनका काम करता है दोनों जगह, गोरखपुर और मोतिहारी में। महीना में बारी बारी से आती हैं और यहाँ लोगों का चिकित्सा उपलब्ध कराती है। तो आज का मित्रों जो विषय है, बड़ा गंभीर विषय है। अभी पिछले पॉडकास्ट में हम लोग बात कर रहे थे, उसमें चर्चा हुई थी एक नो मैरिज क्लब का, कि आजकल बच्चे शादी नहीं करना चाहते हैं, सामाजिक दायित्व से भाग रहे हैं। उनको लगता है कि ये शादी करके हम फंस जाएंगे। तो उन लोगों ने नया एक कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया है, नो मैरिज क्लब का, जिसपे पिछले दिनों बात हुई थी। तो आकृति पांडे जी ने कहा कि ये काफी बड़ी विषय है, इस पे हम लोग बात करेंगे। और इसके साथ साथ आज हम लोग एक और बड़े चिंतनीय विषय है समाज में, तलाक की। और तलाक जिस तेजी से समाज में बढ़ रहा है, आप भी देख रहे होंगे जो परसेंटेज है सोसाइटी का तलाक बढ़ने का, ये बड़ी तेजी से हमारे समाज में बढ़ते जा रहा है, फैलते जा रहा है। कई तरह के तलाक आ रहे हैं। हालांकि हर हिंदू विवाह अधिनियम में अलग है, ईसाई में अलग है, पारसी में अलग है। तो हर जगह तलाक का प्रक्रिया अलग है। लेकिन जिस तेजी से सारे समाज में ये आज फैलते जा रहा है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आपके इतना अच्छा आप लोगों का जो इनिशिएटिव है, इसके थ्रू हम लोग बहुत अच्छे डिस्कशंस कर रहे हैं और मुझे भी इतना कुछ बताने का मौका मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, पिछली बार बातें हुई थी नो मैरिज क्लब का, तो हम लोग तो यही समझते थे कि बहुत से बच्चे हैं जो अपने सामाजिक जो उनका उत्तरदायित्व है, जो उनका समाज के लिए, परिवार के लिए, माता पिता के लिए जो कर्तव्य है, उसके पालन से बचने के लिए भाग रहे हैं, अपना जीवन एंजॉय करना चाहते हैं और नो मैरिज क्लब बनाए हैं। काफी लोगों ने इसमें ज्वाइन किया है। कहता है कि नो मैरिज क्लब। हमारे भी कई रिश्तेदार हैं जिनके फैमिली के लोगों ने इसको बनाया है और कहते हैं कि नहीं, हम लोग इस झंझट में नहीं पड़ने वाले। तो इसके बारे में आपका क्या दृष्टिकोण है, क्या बताना चाहिएगा हमारे दर्शकों को? जी, देखिए, नो मैरिज क्लब क्यों आ रहा है, क्यों बच्चे इसकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। सबसे पहले तो जो ये जनरेशन गैप आ रही है, जो 1999 के पहले के जो बच्चे हैं और अब उनकी शादी की उम्र होगी 30 साल 32 साल तक की, वो उम्र तक कोशिश करते हैं कि उनका करियर सेटल हो जाए, फिर हम शादी करेंगे। शादी की उम्र आ रही है और अब यहाँ पर आगे जेनजी आ गई, जनरेशन जेड जनरेशन जी बोलते हैं इसको, जेन जी बोलते हैं। जेन जी, हाँ, जेन जी होते हैं। तो ये 1998 से लेकर के 2012 तक इनकी उम्र थी। फिर 2012 से जनरेशन अल्फा आ गई। अच्छा। और अब 2025 से जनरेशन बीटा आ रही है।
इन जनरेशन के अंदर अल्फा और बीटा। जी, तो अच्छा, अभी गामा बाकी है। चलिए, हाँ। गामा बाकी है। इन जनरेशन्स के अंदर ना बहुत ज्यादा भावनात्मक जुड़ाव बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो जनरेशन्स है ना, इनका मेटिंग जब हो रहा है इनके साथ, तो उनकी जो बातें होती हैं, इनकी बातें भी बहुत, जेनजी की बातें भी बहुत अलग है। इनको ऑर्गेनाइजेशनल जगहों पर भी बहुत दिक्कतें आ रही हैं। जेनजी में किस एज के लोग आ रहे हैं? 1998 की उम्र से लेकर के जो साल था, सन बर्थ। 1998 से जिनका जन्म हुआ हो सन 2012 तक, 98 से 2012 तक। जी, तो अब उनकी उम्र हो गई 25-28 साल। हाँ। जाहिर सी बात है, कोई अगर 35 साल, 32 साल, 33 साल का जो लड़का होगा या लड़की होगी, वो लड़की तो नहीं लेकिन लड़के जो होंगे वो 25 साल 26 साल की उम्र के उससे करेंगे, रिलेशन में आते हैं। वो रिलेशन बिल्कुल ही अलग हो चुकी है। जेनजी जो है ये पूरी तरीके से डूम्ड जनरेशन है, ये डिप्रेस्ड है, ये डिप्रेस्ड जनरेशन है। इनके पास तकनीकी आविष्कार बहुत ज्यादा रहे, बहुत है, तकनीकी आविष्कार बहुत ज्यादा है, सोशल मीडिया, गैजेट्स, हर तरीके से इनकी लाइफ सॉल्व है, पर फिर भी ये परेशान है। वैसे लोगों के साथ जब जो आते हैं तो इनके पास रिलेशनशिप में आती है बेंचिंग, ब्रेड क्रम्बिंग, लव बॉम्बिंग, इस तरह के जब शब्द आते हैं जिससे गार्जियन अवेयर नहीं है। नहीं, देखिए, बड़ी अच्छी बात है आपने बताई। हम लोग भी इसको पहली बार सुन रहे हैं, हम लोग उस जनरेशन से ऊपर के लोग हैं, लेकिन कई हमारे जो हमारे व्यूअर्स हैं, श्रोता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कृपया इसको पूरी बताइए कि क्या ये बॉम्बिंग क्या होता है? लव बॉम्बिंग हुआ कि मान लीजिए एक लड़का और एक लड़की रिलेशनशिप में है, ठीक है, तो होता क्या है कि या तो लड़की का जेंजी और लड़के का, तो उसको प्यार नहीं रहेगा, लेकिन जब वो लगेगा कि अब ये जा रहा है, अच्छा, अब ये मुझे छोड़ देगा, अच्छा, उसको प्यार पूरे टाइम नहीं दिखाना, लगेगा कभी मुझे छोड़ देगा, उसको खूब सारा प्यार दिखाना, अच्छा, या मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं कैसे रहूंगी। अच्छा, तो ये लव बॉम्बिंग हो गया, बॉम्बिंग है। हाँ, तो जैसे हम लोग यहाँ पत्नियां जब, बहुत से पुरुष जब सैलरी लेके आते हैं ना, जब उनके यहाँ आता, हमको लगता है कि वो ज्यादा लव बॉम्बिंग का ही प्रयोग करती है। नहीं, लव बॉम्बिंग तो वो नहीं है, ये जनरेशन हाँ। कुछ अलग है। हाँ, नहीं, ठीक है। हाँ, वो उनका ये जनरेशन अलग है। फिर होती है बेंचिंग, होती है। बेंचिंग में क्या होता है? बेंचिंग में एक रिलेशनशिप में रहते हुए दूसरे के भी साथ चलते रह रहे हैं। अच्छा, अच्छा। तो मल्टीपल रिलेशन एक साथ। हाँ, आजकल बड़ा अच्छा एक ऐड देखते हो जो टीवी पे आता है उसका, कि मेरा इससे ब्रेकअप हो गया, और तुरंत वो टैक्सी सर्विस वाला, और दूसरी लड़की कहती है अच्छा रोहन का ब्रेकअप, वो उसके साथ बैठ के चल जाए, उसके साथ चली जाती है। इसी को कहते हैं क्या बेंचिंग? बेंचिंग ये नहीं होती है, अच्छा, वो अच्छा। ब्रेकअप होता है, सॉफ्ट लैंडिंग आ गई है, बहुत सारे नए नए नैनोशिप आ गया है, अच्छा, सिचुएशनशिप आ गया है। अच्छा, तो अब इतने टर्म्स जब एक प्रेम के आ जाएंगे, जाहिर से बात है वहाँ भावनात्मक जुड़ाव नहीं है। तो आप जब आपने बोला बेंचिंग, तो बेंचिंग का मतलब एक के साथ रिलेशनशिप में प्लस दूसरे के साथ भी आप रह रहे हैं। नैनोशिप हो गया फ्रेंड्स विद बेनिफिट, तो जो युवा वर्ग है जो वीडियो को बेनिफिट, वो ज्यादा कौन खर्च कर सकता है, हाँ देखते हैं, वो भी ऐड आता है। और मुझे तो लगता है कि ये ऐड का प्रभाव है, कि ऐड में आता है कि अच्छा ये बाइक पे था और बाइक पे फोटो खींचा हुआ आता है, उसको हटाता है तो उसके साथ बड़ी गाड़ी है तो तुरंत उस पर चली जाती है। हाँ, ये भी लगता है कि उसका भी असर होता होगा। थोड़ा इसको बहुत ओपन वे में बताना मुश्किल है यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि जो युवा वर्ग इसको देख रहे होंगे वो ज्यादा अच्छे से समझ रहे होंगे। नैनोशिप है कि रिलेशन है भी नहीं भी, फिर ब्रेड क्रम्बिंग है कि वो उसको मतलब पोट रहा है, पोटने वाली भाषा की पोट रहे, तो इस तरह के जब शब्द आते हैं। सिचुएशनशिप है कि मेरा रिलेशनशिप नहीं है पर ऐसी सिचुएशन आ गई सामने वाले की, चलो ठीक है हम उसको अपना कंधा दे रहे हैं। अच्छा, इस अच्छा। तरह के प्रेम प्रसंग आज के डेट में फेमस है। अभी मेरा खुद का एक फ्रेंड है, हम लोग साथ में बचपन से पले बढ़े हैं। अब जब उसके घर में दबाव बनाया गया, जब वो 29-30 साल का हुआ, बैंगलोर में है, वो जॉब कर रहा है और एक अच्छी कंपनी में वो मैनेजर है, तो उसके पास बैंक, पहले तो हुआ कि नहीं मुझे जॉब करनी है, जॉब के बाद मुझे बैंक बैलेंस बनाना है, तो IIM का प्रोडक्ट है, अच्छा खासा बैंक बैलेंस हुआ, तो थोड़ा सुध-बुध आई कि शादी करनी है। शादी करने के बाद जब बातचीत है तो मेरे को सिचुएशनशिप में रहना है, मैं शादी नहीं करूंगी, मेरे को, मैं बेंचिंग भी करती हूँ, मैं ब्रेड क्रम्बिंग भी करती हूँ। तो बच्चे घर में आकर के ये बातें कह नहीं पाते अपने पेरेंट्स को कि मैं किस तरह के बच्चों से मैं मिल रहा हूँ, और धीरे धीरे उनका जो जुड़ाव और जो शादी के प्रति जो उनकी जो नफरत है, उनको पता ही है कि जो सामने का जो पर्सन है वो मेरे लिए डिवोटेड नहीं है। नहीं।
तो शादी जो हमारी हिंदू सभ्यता है, जो हिंदू संस्कृति है, इसमें एक डिवोशन है, एक सैक्रिफाइस है, एक इंस्टीट्यूशन है, आप उसके अंदर बंधते हैं और एक बंधन है, एक सामाजिक बंधन है और एक तरीके का एक स्कूल है जिसके अंदर आप एक परिवार बनता है और उसके अंदर उसके सारी चीजें जो वो संस्कार चलाते हैं हम लोग, पूरे सृष्टि जो संस्कार आपको मिला आप अपने बच्चों को देते हैं और कैरी फॉरवर्ड उनको करते हैं। तो वो चीजों के लिए ये जनरेशन तैयार ही नहीं है। तो जो वो 30 साल 35 साल के जो बच्चे थे उन्होंने डिसाइड कर लिया भाई हमें शादी नहीं करनी, तो ये आ गए। अल्फा जनरेशन नहीं तैयार है अभी जेन अल्फा तो उनकी उम्र ही नहीं हुई है। जेन अल्फा के समय कुछ और आएगा, अभी तो उनके साथ में कुछ और आएगा। ये तो बॉम्बिंग है, हमको लगता है उस समय ब्लास्टिंग कुछ आए। अच्छा है, चलिए तो नहीं जो हम लोग वही देख रहे हैं जी। जी तो बहुत अच्छी बात आप बता रही हैं जी, बताएं। और तो ये सारी चीजें इसके वजह से बच्चों में बहुत ज्यादा, दूसरी चीज कि एक तो ये सारी सिचुएशन बनी हुई है, दूसरी चीज कि बच्चे जो कमा रहे हैं, हर एक युवा आज के डेट में अच्छी पढ़ाई करके और अच्छी जगह पे सेटल है, एक एमएनसी कंपनी में है, अच्छा पैकेज मिल रहा है, वो घर पर भी पैसा, एक लड़की भी घर पर पैसा दे रही है और एक बेटा भी अपने घर पर फाइनेंशियल सपोर्ट भी ना रहे लेकिन फिर भी एक अपने मॉरल, अपने सेटिस्फाई करने के लिए अपने पेरेंट्स को पैसा भेज रहा है, उनकी चीजों में खड़े हो रहे हैं। तो उनके अंदर कहीं ना कहीं ये फीलिंग है कि जब मैं ये अपना काम कर ही ले रही हूँ, अपना सिलेंडर खुद फिल करा ले रही हूँ, अपनी ग्रोसरी में खुद लेके आ जा रही हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर ले रही हूँ, तो मुझे एक हस्बैंड की जरूरत क्यों है? हस्बैंड की जरूरत क्यों है? फिर दूसरी चीज ये है कि बहुत सारा अपना हमारा जो पहले से अपनी मदर का भी जो एक्सपीरियंस हम लोगों ने देखा है, तो ये सब भी देख करके जो एक वो स्टेज रहा, वो स्टेज बहुत हॉरिबल था समवेयर। तो बच्चों के अंदर एक डर है कि हम जाएंगे तो ससुर परेशान करेगा, सास परेशान करेगी, ननद होंगे, देवर होंगे, हस्बैंड भी चिक चिक करेगा, मुझे एक अच्छी जिंदगी नहीं जीने देगा। नहीं, इसके पहले तो लिव इन रिलेशनशिप भी आ चुका है ना। लिव इन रिलेशनशिप तो आज भी है, अब उसी के रूप बदल गए हैं, इसी के रूप बदल गए हैं, लिव इन रिलेशनशिप का ही रूप बदला है, जो कि ये बेंचिंग, फ्रेंड्स विद बेनिफिट और ये सारी चीजें, यही सारे शब्द आ गए हैं। तो लिव इन रिलेशनशिप में भी समवेयर फीलिंग्स थी, पहले भी हुआ करते, लेकिन अब फीलिंग्स नहीं है। नहीं, अभी आप जो बताई तो मुझे याद आया, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने चर्चा भी किया था एक फिल्म का, जो ये एडोलेसेंस का जो हम लोग चर्चा किए थे, जो ब्रिटिश ये पे काफी पॉपुलर हुआ है और नेटफ्लिक्स पे आया है। उसमें भी यही बताया, एक जो पुलिस पदाधिकारी जिस बच्चे ने मर्डर किया था, 13 साल का बच्चा, और घर में आराम से था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और वो जब उसको पुलिस जाती है उसके बारे में पता लगाने क्लासरूम्स में, अरेस्टिंग के बाद क्या है कैसे है, उसी के क्लासमेट को उसने मारा था, तो उसका बेटा भी पुलिस अफसर का भी उसी में पढ़ता था। वो जो है सो उस फादर पर अपने बहुत नाराज हुआ, बहुत कुछ बोला, बिगड़ा, और उसी बात में उसने बताया कि आपको क्या मालूम है कोड के बारे में, ये जो डिजिटल कोड है, ये फ्रेंडशिप और एक दूसरे को जो ऑफर करते हैं, जो आप बता रही है, उस तरह से वहां विदेशों में चल रहा है, अब तो यहाँ भी आ गया है, भारत में भी आ गया है। उसमें उस संदेश का मतलब बता रहा था कि अच्छा हम लोग सिर्फ दोस्त रहेंगे, हम दोस्त विद सेक्स रहेंगे, विदाउट सेक्स दोस्ती करेंगे, और इन तरह की बातें को जो है ना वो कोड में अपने जो डालते हैं। तो हमारे गार्जियंस को तो पता ही नहीं है, क्योंकि नए आप तो आज जो बता रहे हैं, आज हम लोग भी जान रहे हैं कि नई बात है। तो और जो अब इस अल्फा और थीटा और बीटा रेंज के जो बच्चे आ गए हैं, उनके गार्जियंस को तो पता ही नहीं है, तो ये बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। बहुत और गार्जियन को भी टर्म्स समझ में नहीं आ रहे हैं कि बच्चा क्या बात कर रहा है। जनरेशन अल्फा तो इस तरह से बातें भी करता है कि उनकी बातें एक वो किस डिक्शनरी से कोड होता है या डिकोड होता है, वो भी समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। तमाम तरीके के रील्स के माध्यम से, या मैं बच्चों के साथ भी बैठती हूँ तो इंजीनियरिंग कॉलेज के, तो वो बोलेंगे, मतलब हम लोग जब उस कॉलेज में थे तो हम लोग बोलते थे हमें घर की बहुत याद आ रही है, माँ के हाथ का खाना बहुत याद आ रहा है। ये बोलेंगे मेरे को फोमो हो गया है मैम, फोमो हो गया है। अब एक काउंसलर खुद नहीं समझ पा रहा है कि इसको फोमो क्या है, ये किस चिड़िया का नाम है। फोमो क्या होता है? फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट समवन। अच्छा, शॉर्ट फॉर्म में सब कहते हैं आजकल, फोमो, जैसे लोल या कुछ लव यू को एल यू को ऐसे करते हैं ना वो।
तो वो फोमो हो गया है। अच्छा, इनके बहुत बहुत तरीके के इनके कोड्स हैं। अच्छा, इनकी इतनी कोड है, इनकी मतलब इनकी भाषा में भी जो एक कहते हैं ना स्पष्ट अभिव्यक्ति, हाँ, वो भी नहीं है। तो अच्छा, इस तरह के पर्सन के साथ जो एक मिलेनियल्स हैं, जो 97 के पहले जो पैदा हुए हैं, वो तो जाहिर सी बात है नहीं घुसना चाहेंगे। नहीं घुसना चाहेंगे। तो वो वाली चीजें हैं, तो फिर इसलिए नो मैरिज क्लब चल रहा है। हाँ, इस चक्कर में कई परिवार बुरी तरह से हमारे अपने मित्र हैं और लोग हैं जो संबंधी हैं, जिनके परिवार में ये बुरी तरह से, और वो लोग बहुत परेशान हैं और बच्चे समझने को तैयार भी नहीं है। और मुझे लगता है इसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आप बोले कि एक परिवार के प्रति जो लगाव होता है, उसका एक कारण ऐसा भी हो सकता है। पिछले दिनों हम लोग चर्चा कर रहे थे, कुछ हमारे विद्वान मित्र थे, कि बच्चों को हम लोग जो शुरू से ही उनको जब हॉस्टल में डाल देते हैं, तो एक जो स्वाभाविक लगाव, आत्मीय लगाव, एक प्रेम, एक जो परिवार के साथ, मित्रों के साथ, पड़ोसियों के साथ जो उनका होता है, वो नहीं रह गया। और वो 10th तक पढ़े किसी स्कूल में, 10th के बाद इंटर के लिए उनको दूसरे स्कूल में भेज दिया गया, उनके वहां के मित्र सारे गायब हो गए। इंटर किया तो वहां के मित्र गायब हो गए, इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए गया, वहां के मित्र गायब हो गए। अब यहाँ का बच्चा अगर बिहार यूपी का बच्चा है और जाकर वहां बेंगलोर से इंजीनियरिंग कर रहा है, तो इंजीनियरिंग के बाद पता चला एक दो बिहार और यूपी के जो बच्चे थे उनसे उनका दोस्ती रहा, बाकी वहां के दोस्त चले गए। तो उनके पास दोस्त भी नहीं है, कोई लोग नहीं है, तो उनको मुझे लगता है कि जो लगाव स्वाभाविक जो घर से होता है, वो लगाव नहीं रह पाता है। वो लगाव तो नहीं है, लेकिन इनको दोस्त चाहिए भी नहीं। चाहिए भी नहीं, इनको दोस्त चाहिए भी नहीं, इन्हें दोस्त की ज्यादा जरूरत भी नहीं, ये भरोसा नहीं करते किसी पर माता भी। पिता तो चाहिए ना, माता पिता चाहिए। अब भाई बहन तो चाहिए। आजकल वो भी देखिए, अब तो कई ऐसे रिश्ते हैं जो विलुप्त होने के कगार पे, एक ही बच्चे हो रहे हैं या दो ही बच्चे हो रहे हैं, तो कोई मामा को नहीं जानता है, कोई मौसा जो आने वाले समय में नहीं जाएगा कि मौसा भी कोई होते हैं, फूफा भी कोई होते हैं। तो ये जो है अब एकल परिवार, ये भी एक बहुत बड़ी माने हमारे समाज के लिए बड़ी कष्टकारी बात है। ये एकल परिवार तो है, लेकिन कहीं ना कहीं माँ बाप कुछ चीजों को समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं। कुछ जगहों पे हम लोगों ने देखा, एक बच्ची आई थी 1.5 महीने पहले ही मेरे पास आई हुई थी। वो लोग मुस्लिम कम्युनिटी से थे, तो वो बच्ची वही वो जेनजी वाली जनरेशन, उसको चाहिए था घर में, ये बच्चे थोड़ा सा शांत रहना चाहते हैं। तो वो सोसाइटी में उसको एडजस्ट करने में कोई इशू नहीं है, वो किसी से भी बात कर सकती है, लेकिन वो घर के अंदर चाहती है कि थोड़ा शांति रहे। और मम्मी पापा की लड़ाई जो है ना, बिल्कुल डॉग फाइट लेवल पर। तो वो क्या करती है ना कि वो कहती है कि मुझे एक मेरा पर्सनल स्पेस चाहिए, मुझे एक प्राइवेट लाइफ चाहिए, तो वो उसको मिलता ही नहीं है। पर्सनल स्पेस का मतलब वो लोग समझते ही नहीं कि पर्सनल स्पेस क्या है, तो उसको पर्सनल स्पेस मिलेगा नहीं। मम्मी पापा की लड़ाई होगी तो वो इस लेवल की हो जाएगी कि मतलब वो उस समय सिचुएशन ही बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगी। उसका रिजल्ट क्या आएगा कि उठा करके अपनी माँ को थप्पड़ क्योंकि फादर को मार सकती नहीं है, तो माँ को इतना मार देगी खींच करके, बिल्कुल बाल हो जाए उसका, ला करके बिल्कुल हॉस्टाइल कंडीशन में उसका ले आके कई बार सेशंस लगे, कई बार काउंसलिंग हुई, सारी चीजें हुई, लेकिन वो उसको उसकी जो डिमांड है वो पेरेंट्स समझ ही नहीं रहे। वो कह रही है कि मुझे कुछ टाइम के लिए पीसफुल चाहिए, घर के अंदर शांति से बात करो, लेकिन वो उन लोगों को करना ही नहीं है, तो दिक्कतें आती हैं। नहीं, ये तो दिक्कतें आती भी हैं। और मुझे लगता है कि हॉस्टल की लाइफ की बात कर रहे थे, तभी एक मेरे मित्र बता रहे थे कि अपने बेटे को इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजे थे। तो हर गार्जियन आजकल चाहता है कि उसके बच्चे ज्यादा बेहतर ढंग से रहे और ज्यादा से ज्यादा उसको फैसिलिटी दे, और बड़ा कष्ट उठाकर पैसा कमा कर भेजते हैं। और उन्होंने अपने बच्चों को डाला उस हॉस्टल में, एसी रूम था, और उसमें शेयरिंग नहीं था, उसको टॉयलेट में शेयरिंग का कभी उसको आदत नहीं था। अब कहीं कहीं गया है तो बताया कि उसको शेयर करने में, टॉयलेट शेयर करने में प्रॉब्लम हो रहा है। एक नई तरह की बात आ गई, क्योंकि उसको शेयरिंग का प्रैक्टिस नहीं रहा। घर पे भी उसके लिए अलग रूम है, उसमें उसका अटैच लैट्रिन बाथरूम है, हॉस्टल में रहा था अटैच लैट्रिन बाथरूम है। अब वो जो है सो शेयरिंग के लिए तैयार नहीं है। हम लोग को तो याद है, हम लोग छोटे बच्चे थे तो घर में टॉयलेट उस समय 1 या 2 हुआ करता था। जितने भी लोग आते थे नीचे हम लोग बिछा के सोते थे, बल्कि हम लोग पटना में रहते थे तो छोटा सा घर था, तो वहां पे हमेशा हम लोगों का बिछाव नीचे ही रहता था।
तो रिश्तेदार आ रहे थे, फ्रेंड्स आते थे, वो लोग के साथ हम लोग शेयर करना सीखे। लेकिन आजकल के बच्चे ये शेयर करना भी नहीं सीख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पत्नी अगर वो शादी इसलिए भी नहीं कर रहे हैं कि अगर वो पत्नी तो उसके साथ हमको अपना पैसा शेयर करना पड़ेगा, पैसा शेयर करना पड़ेगा, अपनी हर एक चीज, क्योंकि एकल परिवार तो है ही है। और मदर्स भी कई बार, पेरेंट्स भी ना बच्चों को ओवर पैम्पर करने लगते हैं, तो वो वाली चीजें भी उनके अंदर आती है। जो ये आप प्रॉब्लम बता रहे हैं, ऐसे ही एक मेरे घर में भी एक प्रॉब्लम है। तो एक भाई है मेरा छोटा, वो सिंगल चाइल्ड है अपने पेरेंट्स का, उसके बाद नहीं हुआ बच्चा। तो उसकी ये सिचुएशन है कि वो अपने रूम में अपनी हाइजीन के हिसाब से रहता है, वो अपने टॉयलेट के अंदर। उसकी ये सिचुएशन है कि फैमिली गैदरिंग में वो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि उसको हर एक व्यक्ति के बाद अगर उसको जाना है तो वो 20 मिनट्स हार्पिक और फिनाइल बाथरूम में डाल करके वेट करेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। और एक अगर फैमिली गैदरिंग है और इंडियन वेडिंग है या फिर कोई फंक्शन है, तो आप समझ सकते हैं कि लोग कंटिन्यूटी में यूज करते हैं और उतना ज्यादा हाइजीन मेंटेन कर पाना मुश्किल होता है। वो उसको 20 मिनट्स चाहिए हार्पिक और फिनाइल डाल करके, वो उसको क्लीन करेगा तब करेगा। इस वजह से वो कहीं जाता ही नहीं है। तो अब इस तरह के बच्चे जो हैं, जाहिर सी बात है कहीं सेटल नहीं करेंगे। ये भी तो एक मानसिक सिंड्रोम है, बिल्कुल, ये एक बीमारी ही है कि उसको शेयरिंग नहीं करना। फिर दूसरी चीज की मदर्स भी थोड़ा सा, अरे वो शुरुआत में तो उसको कर देते हैं कि अरे कोई बात नहीं, अरे उसको पसंद नहीं है, उसको ये नहीं है। आप शुरुआत से उसको एडजस्ट कराइए बच्चे को, तो वो सेटल कर जाएगा। ऐसा नहीं है कि हर बच्चे को, जब बच्चे एकल परिवार के अंदर ही रहते हैं तो मदर्स ही उसको एडजस्ट कराती हैं। मैं खुद बच्ची थी तो मुझे रूम में अंधेरा करके सोने की हैबिट थी। हालांकि मेरी मदर मुझे बहुत डांटती थी कि जब बाहर कभी जाओगे पढ़ाई करने तो दिक्कत होगा, हॉस्टल के अंदर कोई वो चीजें दिक्कत आई, क्योंकि कमरे में कंप्लीट अंधेरा एक हॉस्टल के अंदर पॉसिबल नहीं है उतना पीसफुल रहना। लाइट कहीं ना कहीं, इवन रात के में भी टाइम पर, अब 4 लड़कियां कहीं पढ़ रही हैं या डांस कर रही हैं, कुछ ना कुछ कर रही हैं, तो वो दिक्कतें आती हैं। तो वो मदर का काम होता है कि उसको धीरे धीरे एडजस्ट कराइए। आप इतना ज्यादा बच्चे के अंदर कोई हैबिट है तो उसको सबसे आप जाइए अप्रिशिएट करिए, अरे वो तो ये ऐसे नहीं करता है, वैसे नहीं करता है। तो आप उसको या तो 4 लोगों के सामने आप उसको जलील करिए तो भी दिक्कत है, और या तो उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे तो भी दिक्कत है। एक बैलेंस होना चाहिए। तो हमारे भी पेरेंट्स हम लोगों को बहुत प्यार करते थे, आप लोगों के भी पेरेंट्स बहुत, लेकिन हमारी किसी भी गलत आदत को एडवर्टाइज नहीं करते थे, तो हमारे अंदर वो चीजें नहीं डेवलप हुई। उनके प्यार का तरीका अलग था। हमारे गार्जियंस जो प्यार करते थे तो वो जूते चप्पल से पीटते भी थे, तब भी एक प्यार झलकता था, कोई भागता नहीं था। आज के समय में तो आप बच्चे को बोल नहीं सकते हैं। नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात बताई। तो कहीं ऐसा तो नहीं, ये जो एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है, जो हम लोग आज तलाक के विषय में बात करना है, आपसे जो बातें समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि तलाक इतने ज्यादा हो रहा है, उसका कारण कहीं ये भी तो नहीं एक है कि हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आप फैमिली के साथ जब एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं और लोगों के साथ, तो 24 घंटा एक आदमी के साथ रहना कैसे एडजस्ट करेंगे? क्या ये भी तलाक का कारण हो सकता है? बिल्कुल तलाक का कारण है। तलाक के अभी आज के डेट में कई सारे कारण हो गए। एक तो कि जैसा मैंने अभी लास्ट एपिसोड में भी बोला कि एक बच्चा और एक बच्ची जब घर के अंदर है ना, तो उसका दो मुहा परवरिश करते हैं गार्जियन। अच्छा, गलती यहाँ से करते हैं। आप लड़के को सिखाते हैं कि ये तुम्हारे काम नहीं है, ये तुम क्यों करोगे। आपने बेटी को भी ये सिखा दिया कि तुम तो पढ़ लिख रही हो, तुम बड़ी आदमी बन रही हो, तुम काम क्यों करोगी। जब आपने बेटे को भी सिखा दिया कि तुम काम नहीं करोगे और बेटी को भी सिखा दिया कि तुम काम नहीं करोगे, तो तुम पढ़ी लिखी हो, तुम एक सशक्त महिला हो और तुम्हें एक अच्छी नौकरी पर, एक अच्छे पोजीशन पर जाना है, हमने आपके लिए बहुत एफर्ट किया। जब आप ये दोनों शिक्षा दोनों को ही देंगी, जाहिर सी बात है यही शिक्षा वो भी बच्ची लेके आ रही है अपने घर, या वही बच्चा लेके आ रहा है अपने साथ। तो जब दोनों ही काम नहीं करेंगे, रोटी नहीं सेकेगी, तो कितने दिन तक होटल से खाना खाएंगे। एक समय के बाद थप्पड़, गाली, सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। आपके हिसाब से इतने जो तलाक हो रहे हैं, इसके क्या कारण हो सकता है? इसमें सबसे ज्यादा कारण है कि पेरेंट्स हमारी ना बेसिक नीड्स को हमें समझा ही नहीं रहे हैं कि अगर कोई लड़की काम कर रही है तो इससे उसकी बेइज्जती नहीं हो रही है। या कोई लड़का अगर घर के अंदर, एकल परिवार है, एकल परिवार के अंदर, अब पहले बहुत बड़े परिवार होते थे तो लड़के घर के बाहर रहते थे। अभी क्या है कि एकल परिवार है, परिवार छोटे हैं, घर के अंदर बच्चे रहते हैं। तो इसमें जेंडर बायसनेस नहीं होना चाहिए। जेंडर बायसनेस बहुत ज्यादा है। और अब क्या है कि जेंडर बायसनेस पहले थी, अब लड़कियों को भी आप पूरा ओवर पैम्पर कर रहे हैं, लड़के को भी आप ट्रेनिंग दे रहे हैं। दूसरी चीज हम लोगों ने ये भी देखा है, क्लिनिक के अंदर कई सारे केसेस आए
कि लड़का जब शादी नहीं हुआ रहता है तो उसको कहते हैं अरे बहुत इसको नहीं समझ में आता है, अरे ये बहुत दुलारा है, बहुत प्यारा बच्चा है। उसी लड़के की शादी हो जाती है ना, नेक्स्ट डे से उससे पूछा जाता है तुम्हारी बीवी तो ये नहीं की, तुम्हारी बीवी तो वो नहीं की। अब जाहिर सी बात है कि चाय बना के सुबह सुबह नहीं दी, इतना लेट से उठी। अब वो लड़का तो कुछ जान नहीं रहा है। आगे घर में सबको प्रणाम, क्योंकि हर परिवार का अलग अलग परिवेश होता हाँ, है और वो चाहते हैं कि उनकी जो बहू आए वो आते पहले दिन से उसमें ढली रहे। और दूसरी चीज उससे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, और लड़के से ओवर एक्सपेक्टेशन तुम्हारी बीवी तुम्हारी बीवी तुम्हारी बीवी। तो वो जो एक फ्रेंडशिप जो डेवलप होनी चाहिए वो फ्रेंडशिप डेवलप हो ही नहीं पाती है। तुम्हारी बीवी अब लड़के के अंदर रहता है क्योंकि सामाजिक प्रतिष्ठा है कि मेरी पत्नी की इज्जत मुझसे है, तो उसको लगता है कि मेरी एम्बैरेसमेंट हो रही है, तो वो भी जाकर के उसको कहीं ना कहीं वो ज्यादा टोक कर देता है। और किसी को भी, कोई भी व्यक्ति, वो लड़की हो या लड़का हो, बहुत ज्यादा अगर किसी को भी टोका जाए तो एक समय के बाद उसके सब्र का बांध टूट जाएगा। और आज के जमाने में बर्दाश्त की सीमा किसी की भी है। बच्चों को ट्रेनिंग ही नहीं है। हमने बताया ना कि हम लोग के समय में पिटाई होता था, टीचर भी पीटते थे, माँ बाप भी पीटते थे, पड़ोसी भी 2-4 थप्पड़ लगा देते थे कि इस रात तक कहाँ घूम रहा है। जरूर टोक देते थे कि अरे तुम इतना रात में घूम रहा है। पड़ोसी भी वो भी कान खींचते थे और पेरेंट्स पूछने नहीं जाते थे। कोई पूछने, लेकिन आजकल तो वो बातें है नहीं और वहाँ उनको साथ टोक टाक हो रहा है। तो वो बर्दाश्त नहीं करते। और वही एक समय के बाद, क्योंकि इनिशियल स्टेज पर ही प्यार ही नहीं डेवलप हो रहा है ना, तो जो बिलोंगिंगनेस, जो फेथ, जो ट्रस्ट, जो एक लव बॉन्डिंग जो शुरू होनी चाहिए, वो इनिशियल स्टेज पर ही ब्रेक किया जा रहा है, तो वो जाएगा ही तलाक की तरफ। तो इसमें क्या करना चाहिए जो इनका तलाक नहीं हो? ऐसे दंपतियों को जो नए जीवन में आए हैं और अभी जो आपने बताया, जो जिस अल्फा में, अल्फा नहीं अभी तो ये है अभी ना, तो मिलेनियल्स तो जेनजी है। जेनजी है, हाँ, जेनजी वाले बच्चों को और उनके माता पिता को भी, क्योंकि देखिए तलाक में सिर्फ उनका ही दोष नहीं है, बिल्कुल, और उनकी गलती नहीं है, माता पिता और समाज की भी बहुत बड़ी योगदान उस चीज में रहता है जी। तो क्या ऐसा किया जाए कि ये तलाक नहीं हो? तलाक नहीं होने के लिए पहले एक धारणा बना ली गई थी कि जब बहू जो है बहुत ज्यादा अपनी माँ से संपर्क में रहती है, मायके में रहती है, तो उसका तलाक हो जाते हैं। लेकिन कोई लड़के की माँ को ब्लेम नहीं करता है। ठीक है, लड़के की माँ भी बहुत विषाक्त हो सकती है या हो जाती है कई बार। तो इसमें अगर हम साइकोलॉजिकल अगर बात करें तो थोड़ा सा अगर इस तरफ में लेकर के जाऊंगी तो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स होता है। एक लड़के की माँ नहीं चाहती है कि मेरा बेटा शेर हो, लेकिन एक बेटी से एक्सपेक्टेशन रहती है कि वो सब कुछ रहे, वो मतलब सर्वगुण संपन्न रहे, पर मेरे बेटे के पास मत रहे। तो वो चीजें प्रॉब्लम रहती हैं। लेकिन जब अभी अगर एक नटशेल में आपने मुझसे सजेशन मांगा हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, तो करने के लिए कि जैसे आपने अपने बच्चे को शादी के पहले, शादी के 1-2 दिन पहले तक आपने जो स्वीकारा है कि मेरा बच्चा तो नासमझ है, इसको कुछ नहीं समझ में आता है, ये बुद्धू है, उसको कुछ दिनों तक बुद्धू रहने दीजिए। बच्ची जो आ रही है वो भी तो उसी बुद्धू तरीके से आ रही है ना, तो उसको धीरे धीरे गाइड करिए, रोज दिन लेक्चर मत करिए, पहले उसको एक्सेप्ट करिए तो वो कैसी है, फिर उसको धीरे धीरे बताइए और दोनों को बताइए, एम्बैरेस मत करिए दोनों को। ये जो आप बता रहे हैं 9 दंपतियों के लिए और उनके माता पिता के लिए ये सुझाव हो रहा है। हाँ, बताएं कि लड़की के भी पेरेंट्स को जरूरत से ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए, तुम ये करो वो करो, हाँ कुछ गलतियां हैं आप बताइए, ससुराल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कान बंद कर लीजिए, क्योंकि उनकी फैमिली अलग है, आपने अलग तरीके से परवरिश कर दी। बच्ची जिस माहौल में गई है वहां पे सेटल होने के लिए उसको पीसफुली वहां पे ध्यान देना होगा। आप इतना वॉचफुल रहिए कि बच्ची कुछ गलत काम ना कर रही हो, आपसे अगर कोई अपनी बात कह रही है तो आप बस उसको सुन लीजिए, उसको गाइड करिए, प्रेशर मत करिए। लड़के की माँ और बाप को ये जरूरी है कि पहले ये जरूर समझें कि जितना प्यार आपने अपने बच्चे को दिया उतना ही प्यार से वो लड़की भी पली है, तो थोड़ा सा उसको प्यार से, कुछ गलतियां वो करेगी जरूर, बच्ची है वो भी, बहुत ज्यादा बड़ी उम्र में नहीं है, आपकी उम्र में नहीं है, और आपकी उम्र तक आते आते ही वो अभ्यस्त होगी, तो उसकी गलतियों को स्वीकारें और धीरे धीरे ढालें। लड़के को भी बहुत ज्यादा प्रेशर मत करें कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी बीवी तुम्हारी बीवी, वो आपके घर की बहू है, उसको एक्सेप्ट करिए। पहले उम्र की देखिए, उम्र होते अब तो एक और नया आजकल सब चला है ग्रे तलाक
है। जी। हाँ, तो अब उम्र होने के बाद भी लोग तलाक ले रहे हैं। ये तो अब यहाँ पे कहेंगे कि अभी कई फिल्म स्टार्स का हम लोगों ने सुना है, अभी उनका ग्रे तलाक चल रहा है। अब ये ग्रे तलाक में क्या होता है? ग्रे तलाक में 25-30 साल शादी के बाद साथ में रह रहे हैं और लग रहा है कि अब मेरी लाइफ में कुछ भी कलरफुल नहीं रह गया और अब मैं इस पर्सन के साथ नहीं रह सकता हूँ। अमूमन ये चीजें होती हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से भी होती हैं वो भी ये एक चीजें, कारण होती है। कि अपना जो पहला जो पार्टनर है उसमें कुछ भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, हाँ। तो ये भी चीजें होती है, तो ग्रे तलाक हो जाते हैं। होता क्या ना, हमारी भारतीय सभ्यता में, हिंदू संस्कृति में जब शादी हो जाती है तो एक महिला सोचती है कि अब तो मेरी शादी हो गई है, अब तो मैं सिक्योर हूँ, तो वो उस तरीके की चीजों में कभी भी इन्वॉल्व भी नहीं होती है कि मुझे अच्छा लगना है, मुझे अपने लिए भी आप अपना, तो वो एक समय के बाद ध्यान जो सशक्त महिला जो बाहर आ रही है, जाहिर सी बात है पूरे तरीके से मेंटेन है, तो थोड़ा सा पुरुष उधर आकर्षित होता है और होने के बाद ये पुरुष चीजें, को अगर ऐश्वर्या राय मिल गई तो अब क्यों आकर्षित होता है दूसरी तरफ? अब ऐश्वर्या राय भी तो पत्नी है ऐश्वर्या राय भी तो पत्नी है, कभी ना कभी कुछ चीजें उनसे भी गलतियां हो रही होंगी, जब तक वो बाहर है, बाहर वालों के लिए ऐश्वर्या राय है, लेकिन जिसकी छत के नीचे है तो उसकी पत्नी है, उसकी धर्म पत्नी है, उसके बच्चे की। नहीं, उनका भी सुना अभी हम लोगों ने कि ग्रे तलाक चल रहा है। उनका तलाक ग्रे तलाक नहीं हो रहा था, वो जुडिशियल डिवोर्स हो रहा था और वो कैंसिल हो चुका है, और खुद अभिनेता अमिताभ बच्चन जी ने इसको जग जाहिर किया एक कविता के माध्यम से। उन्होंने बताया कि मेरा परिवार संतुलित है और हम लोग पूरी तरीके से ठीक हैं, और एक अभिभावक की बड़ी अच्छी भूमिका में वो सामने आए और इस चीज को, मतलब इस कुरीति को अपने घर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया, ये बहुत अच्छा नहीं, उनका इसमें सोच रहा। आपने जो बताई है जुडिशियल जो तलाक में कुछ टाइमिंग का जो सिस्टम है, ये भी बड़ा अच्छा काम करता है। मैंने अपने परिवार में देखा है कि हमारे परिवार में एक दोनों का कहा कि नहीं रहेंगे हम लोग आपस में, हाँ, और दोनों बाद में उन लोगों को कुछ दिन के लिए गैप दिया गया, 6 मंथ का ड्यूरेशन दिया, और जब गैप दिया गया तब उनको समझ में आया कि अब 24 घंटा आप साथ रह रहे हैं ना। बल्कि मुझे लगता है कि हमारे यहाँ भी इसीलिए पहले बहुत महिलाओं के साथ जो हमारा संबंध था पुरुषों का, एक पुरुष खाना अलग रहते थे, दिन भर पुरुष बाहर ही लगभग रहते थे, रात में ही अपने घर में रूम में आते थे, है ना। और अब 24 घंटा आप साथ साथ रहते हैं, इसका भी एक लगता है मुझे कोई कारण हो सकता है कि आप अब 24 घंटा एक ही साथ हैं, सारे कामों में एक ही साथ हैं। और पहले जो बनावट ऐसा था कि कुछ बात भी होती थी तो तत्काल पुरुष तक पहुंच जाता था या पुरुष से महिला तक, और यहाँ तो अगर कुछ बात हुई या पुरुष रात में आ रहे हैं तब तक तो मामला ठंडा हो गया। कभी कभी लगता है पत्नी को कि इसको बताना भी इनको जरूरी नहीं है कि मेरे जेठानी ने क्या किया और मेरे ननद ने क्या किया, तो उससे भी मुझे लगता है कि सामंजस्य नहीं, ये होता है कि इमीडिएट जो रिफ्लेक्शन ऑफ इमोशन है, तो इमीडिएट वाला, अब आप बिल्कुल गुस्से में और आपके ऊपर कुछ हुआ है, ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि रात तक का वेट करेंगे, रात में भी हस्बैंड पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा, उसे तो अगले दिन पहुंचेगा। अब वो इतना थक करके आएगा तो सोचे कि अब कैसे बोले, पहले खाना खा लें, तब तक वो रात गई बात गई हो चुकी रहती थी। अभी क्या है कि इमीडिएट तुम्हारे घर में ऐसा हो गया, तुम्हारे घर में वैसा हो गया, इमीडिएट फोन से या टेक्स्ट से पहुंच जाता है। तो जब आप खुद बॉयलर हो, अगले को भी बॉयल करोगे, लेकिन अगला जो व्यक्ति है उसका वो घर है, तो कभी वो इस चीज को एडमिट कर भी सकता है, कभी नहीं भी एडमिट करेगा। तो जब नहीं एडमिट करेगा तब तो आपसे लड़ाई होगी, और एडमिट कर लेगा तो घर से लड़ाई होगी, और एक समय के बाद वो सिचुएशन कॉन्फ्लिक्ट नहीं। कई बार हम लोगों के कई मित्र थे और कुछ अड़ोसी पड़ोसी भी हैं जिनकी शादियां हो रही थी तो बड़ा लड़की को रिजेक्ट करते थे। हम लोग उस समय कहते थे कि इनको लड़की लगता है ऐश्वर्या राय चाहिए, और जिसको ऐश्वर्या राय आ गई उनके साथ ऐसी सिचुएशन आ गई कि आज ठीक है, नहीं हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, बल्कि मैं बधाई भी उन लोगों को दूंगा कि वो एक साथ रहे और अच्छा करे, उनके बच्चे के लिए, उनके परिवार के लिए, हमारी संस्कृति परंपरा के लिए अच्छी बात है। लेकिन उनके भी बीच में ये पारिवारिक उलझने या और भी कुछ ऐसा जो चीज सब जो आया, ये भी तो काफी चिंतनीय है। नहीं, चीजें आई, देखिए क्या होता है ना कि सुंदरता के प्रति अगर आप सिर्फ आकर्षित हैं तो सुंदरता कुछ दिनों के बाद क्षीण हो जाए। हालांकि ऐश्वर्या राय का सुंदरता अभी तक बरकरार है और वो विश्व सुंदरी है, लेकिन अगर साथ साथ वो एक इंटेलिजेंट महिला, बहुत सशक्त महिला है और हर तरह से आगे अच्छी मैनेजमेंट है, मिस यूनिवर्स रही है, तो इसमें होता क्या है ना सर कि जब हम लोग डिवोर्स को हम लोग देखते हैं तो समवेयर इसमें क्या होता है कि
पुरुष जब बहुत ज्यादा किसी और महिला के साथ जब समय बिताने लगता है, एक्स्ट्रा मैरिटल उसका अफेयर शुरू होता है, और पत्नियां क्या होती है कि शादी के बाद जब उनका घर परिवार, उनके बच्चे, उनकी पढ़ाई उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं बहुत ज्यादा, तो एक तरीके का दुराव हो जाता है और कोशिश नहीं करते हैं कि हम इसको पहले दूर करें, अपनी दूरियों को दूर करने की कोशिश नहीं करते हैं। ठीक है, तुम बिजी हो, मैं कहीं और बिजी हो जाऊं, तो एक ऑल्टरनेट ऑप्शन ढूंढते हैं, उसको दूर करने का नहीं सोचते हैं। शायद अगर ये दूर करने की बात सोची गई रहती, क्योंकि हम लोग कई बार, क्योंकि आपने एक सेलिब्रिटी फेस को ही चुना है, तो हम लोग बराबर देखते हैं कि वो जहां भी वो जाती हैं तो वो उनकी बच्ची उनके साथ रहती है, तो ये दिखता है कि वो पूरे तरीके से अपनी बच्ची को अपने साथ रखती है, पूरे तरीके से सुरक्षित रखती हैं, उसकी पढ़ाई से लिए हर एक चीज में वो सजग रहती हैं। तो ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कि थोड़ा फैमिली की तरफ वो डिवोटेड बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली, कि जो एक आपका जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है थोड़ा सा वहाँ पे लैकिंग है कहीं ना कहीं, कुछ ज्यादा सजग भी है। हाँ, सजगता आपको, और बच्चों को थोड़ा खुद ग्रो होने के लिए उसको मौका देना चाहिए। आप ग्रो होने दे रही हैं, अच्छी परवरिश है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंसेस भी उनके बच्चे की अच्छी दिख रही है। लेकिन जो मेरा जो सजेशन है कि हस्बैंड वाइफ को पहले अपने रिलेशन के ऊपर वर्क करना बहुत जरूरी है, और ये नहीं है कि आपकी शादी हो गई है तो ठीक है हम एक सामाजिक ढांचे में ढल गए हैं, लेकिन आपको प्रतिदिन ये सोच के रहना चाहिए कि मेरी शादी आज ही हुई है, और उसी स्पार्क के साथ रहना चाहिए। वो स्पार्क कभी कम नहीं होना चाहिए। जब भी वो स्पार्क कम होगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, डिवोर्स, ये सब चीजें शुरू हो जाएंगी, ग्रे डिवोर्स, जितनी भी चीजें हैं सेपरेशन की, वो सब कुछ शुरू हो जाएंगी। तो विश्वास, एक दूसरे पे अभी भी अपना एक डिपेंडेंसी और प्रेम के लिए तो हमेशा प्रतिदिन उसके ऊपर वर्क करना चाहिए, हस्बैंड को भी और वाइफ को भी, दोनों को। बड़ी अच्छी आपने बातें बताई कि ये जो है हम लोगों को लगना चाहिए कि हम आज ही जो है शादी किए, और उस हिसाब से मुझे लगता है कि आप भी इसका अच्छा पालन करती होंगी, और हम और हमारे जो वरिष्ठ इसके हमारे सहयोगी और हमारे वरिष्ठ जो संपादक है, उनको भी मैं देखता हूँ, उनको भी लगता है, वो भी काफ़ी खुश रहते हैं। तो आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई। अब अंत में चलते चलते एक सुझाव और मैं चाहूँगा कि जो सास और बहू का जो रिश्ता होता है, इस पर जो टीवी में सीरियल्स आते हैं और समाज में उस पर चुटकुला, कहानियाँ और कई तरह की बातें हैं जो कि इस पवित्र रिश्ता को कलंकित करते हैं। हाँ, तो उनके लिए आपका क्या सुझाव होगा? सास बहू कैसे मिलकर रहे? देखिए, सास और बहू को एक जो हमारी सामाजिक सोच है ना कि उसको बेटी मान लेना चाहिए। बेटी क्यों मान लेना चाहिए? बेटी है ही नहीं, उसको उसने पैदा ही नहीं किया है। क्या बहू के लिए कोई रिस्पेक्ट है ही नहीं? बहू एक रिस्पेक्टेड पर्सन है ही नहीं। आप इस चीज को पहले स्वीकारिए कि आपने अपने बेटे के लिए उसको चुना है, या बेटे ने खुद भी चुना है, तो वो आपके परिवार की और आपके वंश को चलाने और आपके बाद के आपके उत्तराधिकारी है। तो आप अपने घर, जब आप नहीं रहेंगी तो आपके घर के बाद आपके घर की मालकिन वो रहेगी, तो आपको वो रिस्पेक्ट उसको देना होगा। आप उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, आप उसको प्यार नहीं देंगे, आप उसमें पूरे टाइम मीन मेक निकालते रहेंगे, तो वो भी तो बच्ची कहीं से आई है। तो एक रिलेशनशिप यहाँ पर होता है। दूसरी चीज, सिर्फ सास की तरफ से ही नहीं खराब होता, कई बार बहुएं भी बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेती हैं। तो मेरी एक सहेली थी, तो उसने मुझे एक बार बोला कि मैं एक जैकेट लेके आई थी, तो मेरी सास ने मुझे बोला कि ये जैकेट मुझे दे दो, मुझे मतलब मेरे लिए भी एक जैकेट ले आना। तो कहीं मुझे बहुत तेज गुस्सा लगी कि मैं लेकर के आई, तुरंत इनको लग रहा है कि मेरे लिए भी जैकेट ले आना। लेकिन जब मैं सोने गई तो मुझे बहुत अपने आप में बहुत बुरा लगा। अगर ये मेरी माँ होती तो मैं इसको बोलती कि तुम मेरा ही जैकेट पहन लो, मैं ठीक है मैं और ले आ दूंगी, लेकिन तुम मेरा जैकेट, मैंने तो ये नहीं बोला, आप मेरा जैकेट पहन लीजिए मम्मी, कोई बात नहीं है। तो ये कंसेंट और ये जो लव है, ये दोनों तरफ से होनी चाहिए। अगर आपको मदर इन लॉ रिस्पेक्ट कर रही है तो आपको भी करना है, प्यार आपको भी दिखाना है। ऑब्वियसली आपकी वो रियल मदर नहीं है, और ऑब्वियसली आपकी वो रियल बेटी नहीं है, वो डॉटर इन लॉ है, कानूनी तौर पर आपकी बेटी है और आप कानूनी तौर पर उसकी माँ है। तो कानून का रिश्ता भी कई बार उसको मधुर बनाया जा सकता है, हमारे लॉ से भी उसको मधुर बनाया जा सकता है। दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, और ये जरूर सोचे कि मेरे बाद अब ये मेरी उत्तराधिकारी, और इसको घर की चीजों को समझाना है, और ये एक ऐसा नाजुक पौधा है जिसको मुझे अपने आंगन में बोना है।
मेरे बाद अब यही मेरे घर की रखवाली करेगी, तो इस सोच के साथ सास और बहू दोनों लोग रहें, शायद ये रिश्ता बहुत मधुर हो जाएगा। और जो ये तलाक की सिचुएशन और जो भी सिचुएशन है ये चीजें, लेकिन कई जगहों पे पार्शियलिटी दिखती है, बहुएं भी सोचती हैं हम अपना अकेले रहेंगे, और कुछ सासू माँ लोग भी हैं तो इन लोगों की सिचुएशन रहती है कि मेरा बेटा है, हम इसको ज्यादा जानते हैं, मेरा अधिकार है। अधिकार आपका है, आप तो माँ है ना उसकी, आपका अधिकार तो खत्म हो ही नहीं सकता है, नहीं, आपसे ज्यादा ऊंचा कोई हो भी नहीं सकता है। बहुत बहुत अच्छी बातें आपने आकृति पांडे जी ने आपने बताया। और मैं देख रहा हूँ पर्सनली, मेरे मित्र हैं, उनकी बच्ची है, बहुत अच्छे स्वभाव की है, इतनी गुणी है, इतनी घरेलू है, अच्छी लड़की है। कई ऐसे मेरे जान पहचान के लोग हैं जिनको इन सब चीजों से, उनके परिवार के चलते, लड़की में कहीं कोई अवगुण और दोष नहीं नजर आता है हम लोगों को, लेकिन पारिवारिक सिस्टम और उनका अपना परिवेश और सूझबूझ के चलते ये आज के समय में समाज में, क्योंकि आपको मालूम है कि जो तलाक में लड़कियां रहती हैं या जो तलाकशुदा हो जाते हैं, उसके प्रति समाज का कितना घृणित दृष्टिकोण हो जाता है, और जीवन भी बहुत ज्यादा बदतर हो जाता है। जीवन भी बदतर हो जाता है। तो ऐसे में जो उनके साथ जो परिस्थितियां आती हैं, अगर ढंग से सूझबूझ से हम काम लें, और मैं अपने दर्शकों को भी चाहूंगा कि आपने जो ये अच्छी बातें बताई उस पर इम्प्लीमेंट करें, उनकी जानकार जो लोग हैं उनको भी समझाएं कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए जो अच्छे सुझाव हैं उनको माने, कुछ अपने ईगो को, कुछ अपने चीजों को हटाएं, और समाज में जो बुराइयां जो चल रही हैं और जो टकरार चल रहा है, ये जो टकराव चल रहा है, इससे मुक्त होने के लिए प्रयास करें। तो बहुत बहुत आपका आभार आकृति पांडे जी। आप तो मित्रों, आप देख रहे थे मत अभिमत का हमारा ये कार्यक्रम, जहां आत्मा और समाज हम एक साथ चलने का प्रयास करते हैं, हम एक साथ उसकी यात्रा करते हैं। तो इस कड़ी में बस इतना ही, फिर अगले कड़ी में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।